आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलियट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिगेशंस ऑन मिल्टन। 1935 में इलियट ने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उसने मिल्टन के ऊपर और पोप के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उसने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था और लगता है चंगा भला क्रिटिसाइज़ कर लिया था 1935 के लेक्चर में। 1947 में उसने एक अपना लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें उसने अपने एरर्स को मॉडिफ़ाई किया था। उस जो एलिगेशंस जो उसने इम्पोज़ की थी मिल्टन के ऊपर 1935 के एसे में, उनकी उसने तस्हीह की है। शायद इलियट को लगा था कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर गया था क्रिटिसाइज़ करते हुए, क्योंकि मिल्टन और पोप आपको पता है कि ग्रेट क्लासिक माने जाते हैं। अब 1935 के लेक्चर में उसने बड़ा हार्शली उनको मज़म्मत किया था, उनकी बड़ी बड़ी हार्श वे में उनको क्रिटिसाइज़ किया था। और आपको पता है कि जो मिल्टन और पोप हैं, वो ग्रेट पिलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं। इसने उनको बोला था कि ये एम्बिगुअस हैं, अनपोएटिकल हैं और इनका बड़ा बैड इन्फ्लुएंस है। जब टी.एस. इलियट को अंदाज़ा हुआ कि उसने बड़ा अनजस्टिफ़ाई किया है, अनजस्टिफ़ाइड चार्जेस थे जो उसने ग्रेट पिलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर लगाया, तो फिर उसने उन एलिगेशंस की तस्हीह करने के लिए 1947 का एक लेक्चर डिलीवर किया था। एक ऐसे लिखा था। उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनजस्ट कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन का मतलब होता है सीवियर किस्म की क्रिटिसिज़्म। अब मिल्टन जो अपनी कोशिश की थी जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, अब उसने यहाँ पे कहा है कि वो मानता है कि उसने ना वो बड़ा अनजस्ट बिहेव उसका था। टी.एस. इलियट ने अपने फर्स्ट लेक्चर में मिल्टन को बोला था, मिल्टन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अपने सेकंड लेक्चर में इलियट ने उसको उन इल्ज़ामात की करेक्शन की है, उसकी जो जजमेंट्स थी और अपोलोजाइज़ किया है अपनी अनजस्टिफाइड एलिगेशंस की वजह से। एट फर्स्ट इलियट ने मिल्टन को क्रिटिसाइज़ किया था, सॉरी उनकी जो लैंग्वेज है वो बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन है। अब यहाँ पे इलियट एक्सेप्ट करते हैं कि जो मिल्टन हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट फीचर थे। वो एडमिट करते हैं कि उनका जो पोएटिक डिक्शन है, उनकी जो डिक्शन क्या होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, उनकी जो पोएटिक डिक्शन है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। पैराडाइज़ लॉस्ट में उन्होंने जो दिखाई है अपनी यूज़ की है जो डिक्शन, वो उनका एक ट्रू टैलेंट है। उसके बाद वो कहते हैं ब्लाइंडनेस एज़ ब्लेसिंग। आपको पता होगा जो मिल्टन थे वो ब्लाइंड थे। तो यहाँ पे इलियट इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस है वो एक मेजर फैक्टर था उसकी ये जो अननेचुरल लैंग्वेज है, क्योंकि पैराडाइज़ लॉस्ट में आपको पता है कि उसने जो लैंग्वेज यूज़ की थी, ग्रेट डिक्शन थी, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि यार ये जो उनकी ब्लाइंडनेस है ये एक उनकी ब्लेसिंग है। कैसे ब्लेसिंग है? अब इलियट ने कंसीडर किया है कि जो मिल्टन की ब्लेसिंग जो ब्लाइंडनेस है, वो उनकी ब्लेसिंग है। उन्होंने फर्दर ऐड किया है कि मिल्टन की ब्लाइंडनेस के ज़रिए ही, यानी अगर वो उनकी ब्लाइंडनेस के द्वारा उनकी वो ब्लाइंड थे, तभी उन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है गार्डन ऑफ इवन ईडन की। अगर मिल्टन के पास साइट होती, तो हमें फिर भी लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ ईडन ही मिलती। यानी वो ब्लाइंड थे, इसलिए उन्होंने अननेचुरल और ये ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज और अनलिमिटेड जो गार्डन हमें दिया है ना, अनलिमिटेड ये जो हमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है पैराडाइज़ लॉस्ट में, तो ये हमें ना मिलती अगर उनके पास साइट होती तो। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पर्पस दिखाया है कि मुज़म्मत का क्या पर्पस था, पर्पस ऑफ सेंसर। इलियट के पास और तो कोई पर्पस नहीं बना उन्होंने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्होंने ये जो क्रिटिसिज़्म था ये इसलिए किया था कि वो एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना चाहते थे। यानी मॉडर्न पोएट्स के लिए वो एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना चाहते थे, पास्ट के पोएट्स के बारे में यानी क्रिटिसिज़्म करके। वो कहते हैं कि जो एक आदमी है जो क्रिटिसिज़्म का वर्क अपने ज़िम्मे लेता है, उसके पास दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्रिटिक भी होना चाहिए, स्कॉलर भी होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो उसको हर पॉसिबल एंगल से देखें। फिर वो कहते हैं कि जो एक क्रिटिक है, उसका जो फ़ोकस होना चाहिए वो राइटर या ऑथर के वर्क के ऊपर होना चाहिए, ना कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। उसके करैक्टर की जो उसकी पर्सनल ट्रेट्स हैं, उनसे ज़रा वो दूर रहे ना जो क्रिटिक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो इलियट साहब हैं, उन्होंने मिल्टन को पर्सनली उन्होंने ट्रैक किया था। उन्होंने उनकी ब्लाइंडनेस को उनका ड्रॉबैक बता दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रिटिक है ना, क्रिटिक को इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अनबाइस्ड होकर उसे वो काम करना चाहिए। उनकी इलियट की इम्पर्सनल थ्योरी भी इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है कंपैरिज़न ऑफ क्रिटिक। अच्छा, कंपैरिज़न में क्या आ जाता है कि वो कहता है कि जो एक क्रिटिक होता है ना, उसे कंपेयर करना चाहिए अपने आप को पास्ट के क्रिटिक्स के साथ। ये जो उसकी कंपेयर है ना, ये जो कंट्रास्टिंग है, ये उसको कॉन्शियस बनाएगी लोकल और कंटेम्परेरी एरर्स के, जो उसके एरर्स हैं उसके ऊपर उसको कॉन्शियस बनाएगी। इलियट ने अपने आप को डॉक्टर जॉनसन के साथ कंपेयर किया था, बोथ बीइंग पोएट भी और क्रिटिक भी एट द सेम टाइम उसने अपने आप को कंपेयर किया था। फिर वो कहते हैं कि सिम्पैथेटिक क्रिटिसिज़्म। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि एक जो क्रिटिक है ना,
वो उसको सिम्पैथेटिकली जज करना चाहिए एक ऑथर को जो एनालाइज़ किया जा रहा है किसी क्रिटिक के द्वारा। जो क्रिटिक है उसे सिम्पैथेटिकली सोचना चाहिए, उसकी जो जजमेंट होनी चाहिए वो अनबाइस्ड होनी चाहिए। उसमें कोई पर्सनल ट्रेट्स नहीं आनी चाहिए, यानी आपकी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं आनी चाहिए। और आप अगर एक ऑथर को, एक राइटर के वर्क को अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आपको उसके सर्कमस्टांसेस को भी देखना चाहिए। वो किन हालात में लिखा गया था, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, क्या टाइम पीरियड चल रहा था, वो आपको सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिगेशन। यहाँ पे वो इस्लाह कर रहा है अपनी एलिगेशंस की, जो उसने एलिगेशन लगाई थी, और वो कहता है कि जो 12 साल 12 ईयर्स अगो उसने जो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे उसके अगेंस्ट, या उसके ऊपर जो उसकी ऑब्जेक्शंस थी, अब वो उनको रिमूव कर रहा है। वो कह रहा है कि वो जो चाइल्डिश चार्जेस थे उसके ऊपर, मिल्टन के ऊपर वो लगाए थे, तो उनको अगर हटा के देखा जाए तो वो कंसिडर करता है कि जो मिल्टन है वो एक ग्रेट पोइट है, और उसकी जो स्टडी है वो भी बड़ी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे वो रेक्टिफिकेशन ही करा अपनी एलिगेशंस की, वो कह रहे हैं वो सारे चाइल्डिश चार्जेस थे, लेकिन उसके अलावा जो मिल्टन है वो एक क्लासिक पोइट हैं। उसके बाद आ जाता है अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, जब उन्होंने अपने जो सारे प्रेजुडिस को डिस्कस करने के बाद जो उन्होंने मिल्टन के ऊपर किए थे क्रिटिसिज्म, उसके बाद इलियट अब कहते हैं कि अपना सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल उनका चार्ज था, वो जो उन्होंने उसके खिलाफ किया था, उसमें वो अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज, जो मिल्टन है वो उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था कि उनकी जो लैंग्वेज है इनिमिकल लैंग्वेज है, मतलब उनकी लैंग्वेज जो थी बड़ी हार्मफुल थी, एंटागोनिस्ट उनकी लैंग्वेज थी। तो वो कहते हैं कि अगर हम मिल्टन को यहाँ पे जज करते हैं, अगर उनके ऊपर ये चार्ज रखते हैं, तो फिर हमें ये भी बर्दाश्त करना होगा कि जो शेक्सपियर थे, वो मिल्टन से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। उनकी लैंग्वेज जो थी वो बॉम्बास्टिक थी। उनकी लैंग्वेज का स्टाइल भी था, वो पता है आपको शेक्सपियर की कितना इंटेलेक्चुअलाइज़्ड उनकी लैंग्वेज थी। वो वहाँ पे भी आला लैंग्वेज यूज़ करते थे जहाँ पे उनकी जो वर्क है, जो एक्शन है, वो सिम्प्लिसिटी माँग रहे होते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप मिल्टन को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर आपको शेक्सपियर को भी करना होगा। अगर मिल्टन के पैराडाइज़ लॉस्ट की थीम की बात करें तो बड़े ग्रैंड थीम थी। मिल्टन ने बड़े ग्रैंड स्टाइल में लिखा था। उनकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो उनका जो सबलाइम थीम थे वो एवरीथिंग वाज़ गुड। अच्छा, उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाती है। टी.एस. इलियट ने जो रिलेट की थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी 17th सेंचुरी में मिल्टन और ड्राइडन के ऊपर। इस इल्ज़ाम की बिना पर डॉक्टर टिलयर ने ये रिमार्क किया है कि कुछ जो डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी हैं मिल्टन में, वो एडमिट करनी चाहिए मिल्टन को। इस तरह की डिसोसिएशंस का वो रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पे जो इलियट है वो इनकार करते हैं उनसे एग्री करने के लिए। वो कहते हैं कि ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का जो सारा बर्डन है ये मिल्टन या ड्राइडन के ऊपर डालना, उनके कंधों पे डालना, ये एक मिस्टेक है। क्योंकि इस तरह के कॉजेज़ तो पूरे यूरोप के अंदर हैं, पूरे यूरोप के अंदर में इस तरह पाए जाते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कॉजेज़। उसके बाद मेजर डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो इलियट ने यहाँ पे कोट किए हैं 3 पैराग्राफ जो जॉनसन ने पॉइंट आउट किए थे मिल्टन के डिफेक्ट के द्वारा। यानी मिल्टन के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको जो पॉइंट आउट किया था जॉनसन के 3 पैराग्राफ उन्होंने किए थे। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म पेकुलियरिटी ऑफ डिक्शन, यानी उनकी एक यूनिफॉर्म पेकुलियरिटी थी डिक्शन के अंदर जो कॉमन यूज़ से काफ़ी दूर थी, यानी वो कॉमन यूज़ में नहीं आती। सेकंड डिफेक्ट जो जॉनसन को नज़र आया था वो ये था कि मिल्टन जो थे वो फॉरेन इडियम्स यूज़ करते थे इंग्लिश वर्ड्स में। इंग्लिश वर्ड्स के साथ फॉरेन इडियम्स को वो यूज़ करते थे, ये उनका डिफेक्ट था। और जो थर्ड डिफेक्ट जॉनसन ने देखा था वो ये था कि उनका जो स्टाइल था वो उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया हुआ था अपने सब्जेक्ट मैटर को अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। उसके बाद पोएटिक स्टाइल आ जाता है। अच्छा, उसके बाद पोएटिक स्टाइल आ जाता है। यहाँ पे टी.एस. इलियट आर्ग्यू करते हैं कि जो मिल्टन का स्टाइल है वो क्लासिक नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर बाय द टच ऑफ जीनियस टू ग्रेटनेस देखा जाए, तो ये जो उनका स्टाइल है, ये कोई कॉमन स्टाइल की एलिवेशन नहीं है। यानी एलिवेशन का क्या मतलब होता है? बुलंदी, कि ये कोई कॉमन स्टाइल की बुलंदी नहीं है, उसका कोई उसके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये उसका स्टाइल क्लासिक नहीं है। वो कहते हैं कि एक पर्सनल स्टाइल है जो मिल्टन के ऊपर ही बेस कर रहा है, कॉमन स्पीच पे बेस कर रहा है, कॉमन प्रोज़ है इसमें। फिर वो कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन की डिस्टॉर्शन है, कंस्ट्रक्शन का बिगाड़ है जो वर्ड्स का, ये जो फॉरेन इडियम्स हैं, ये जो मतलब यूज़ ऑफ वर्ड्स इन फॉरेन वे में वो जो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ वायलेंस है ना, ये मिल्टन ने ही कमिट किया था सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद ग्रेट पोएट की बात करें, यहाँ पे इलियट एक बात क्लियर करते हैं कि मिल्टन ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एक्सेंट्रिक्स। यहाँ पे हम मान लेते, यहाँ पे एक बात करते हैं कि 2 तरह के पोएट्स होते हैं, एक स्मॉलर पोएट्स जो खुद बताते हैं कि हमने ये सब नहीं किया, ठीक है? दूसरे होते हैं ग्रेट पोएट्स लाइक डांटे और रसीन, इनकी रसीन जो भी नाम है, मुझे इसकी प्रोनंसिएशन नहीं आती, जो बताते हैं कि व्हाट टू अवॉइड, कि आपने क्या अवॉइड करना है।
लेकिन जो मिल्टन है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना ग्रेट पोइट्स की, ना स्मॉलर पोइट्स की, ठीक है? वो कहते हैं उन्हें इमिटेट नहीं किया जा सकता। इलियट कहते हैं कि जो मिल्टन है उनको कॉपी नहीं किया जा सकता, वो एक गुड मॉडल नहीं बन सकते। जो बहुत ग्रेट पोइट्स हैं वो ही सिर्फ़ उन्हें मिल्टन के वर्क को अवेल कर सकते हैं, येट फिर भी वो कहते हैं कि जो मिल्टन है वो एक ग्रेट पोइट है। अच्छा, उसके बाद पेक्यूलियर ग्रेटनेस आ जाते हैं। यहाँ पे इडियट जो है वो रेक्टिफ़ाई करते हैं कि उनके जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे मिल्टन के बारे में, और वो बिलीव रखते हैं कि जो भई नो डाउट मिल्टन ग्रेट पोएट थे। फिर मिल्टन की इन्वेंशंस, उनकी जो अपनी खुद की पोएटिक लैंग्वेज थी, उनका जो पेक्यूलियर स्टाइल स्टाइल था, उनकी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था, वो कहते हैं कि भई ये सारे मेजर मार्क्स हैं उनकी ग्रेटनेस के। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ ह्यूमन सिम्पैथी। मिल्टन में एक चीज़ की कमी थी कि वो ह्यूमन बीइंग्स को ना सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। वो उनके बारे में बड़ा अनसिम्पैथेटिक थे, और उनका जो ह्यूमन बीइंग्स या इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने का इंटरेस्ट था ना, वो बहुत कम था उनमें। लेकिन ये जो उनकी लैक ऑफ सिम्पैथी है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ, ये ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि जब उन्होंने पैराडाइज़ लॉस्ट को लिखा था तो इट इज़ सैड कि वो सैटर्न की तरफदारी कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह ईव और एडम को प्रेज़ेंट किया था बड़े डिफरेंट वे में, तो वो कहते हैं कि अगर मिल्टन का इंटरेस्ट होता ह्यूमैनिटी के अंदर तो वो इतना बड़ा अच्छा वर्क क्रिएट ना कर पाते। उसके बाद विजुअल ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। ये जो मटेरियल उन्होंने पैराडाइज़ लॉस्ट में यूज़ किया था, वो बड़ा एप्रोप्रिएट था, बड़ा जीनियस था। यानी ये मिल्टन की बड़ी ज़बरदस्त स्किल थी, और ये एविडेंट है कि हम कंसीडर कर सकते हैं विजुअल इमेजरी को। मिल्टन का जो सबसे प्रिंसिपल वीकनेस थी, वो उसकी विजुअल ऑब्जर्वेशंस में थी। वो बेस्ट था इमेजरी में, यानी सजेशंस में, लिमिटलेस स्पेस में, बॉटमलेस डेप्थ्स हो गई, लाइट या डार्कनेस, हर चीज़ में ना वो ग्रेट था। उसकी नो थीम्स, नो सेटिंग जो उन्होंने अपनी पैराडाइज़ लॉस्ट में यूज़ की थी। तो वो कहते हैं कि मिल्टन का जो प्रिंसिपल वीकनेस है, वो उनकी विजुअल ऑब्जर्वेशंस में लाई कर रही है। उसके बाद पॉज़िटिव विर्च्यू आ जाती है। जिसमें कहते हैं कि उनकी जो विजुअल पावर की लिमिटेशंस है ना, ये उसकी एक पॉज़िटिव विर्च्यू है। उन्होंने जिस तरह ईडन को डिस्क्राइब किया, उनकी जो ईडन की डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब हम मिल्टन के वो वर्क को पढ़ रहे होते हैं, तो जो मिल्टन है उसने साउंड्स को प्रेफ़र किया था वीएन के ऊपर। ठीक है? वो एम्फसाइज़ करते हैं साउंड्स के ऊपर, नॉट द वीएन अपॉन द वर्ड। तो यहाँ पे उसने ये बात किया है कि जब हम उसके वर्क को पढ़ रहे होते हैं, तो हम साउंड्स के साथ ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं मोर दैन वीएन। अच्छा, मिल्टन का जो वर्सिफ़िकेशन है उसका सर्टेन साइन है उनकी इंटेलेक्चुअल मास्टरशिप का। कहता है कि मिल्टन के पास वो एबिलिटी है कि वो पैराग्राफ को एक परफेक्ट और यूनिक पैटर्न दें। उनकी जो वर्ड हैं, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो फुल ऑफ ब्यूटी होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास ये एबिलिटी भी है कि वो लार्जर म्यूज़िकल यूनिट्स को क्रिएट कर सकें अदर पोएट्स के द्वारा, मतलब कंपैरेटिवली। उनके पास एबिलिटी है कि वो लार्जर म्यूज़िकल यूनिट्स वर्क को क्रिएट कर सकें। इलियट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं मिल्टन को ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ फ्री वर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में वो ग्रेटेस्ट मास्टर हैं फ्री वर्स के। मिल्टन ने नॉन ड्रामेटिक ब्लैंक वर्सेस को बड़ा परफेक्टली यूज़ किया है, और उनकी जो लिमिटेशन जो उन्होंने इम्पोज़ किए हैं वो उनको बड़ा मुश्किल, यानी इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक देम। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में भई वो रेक्टिफ़ाई करते हैं, उन्होंने जो सारे चार्जेस लगाए थे मिल्टन के अगेंस्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि मिल्टन जो हैं वो ग्रेट पोएट हैं। फिर वो अपने हाइलाइट करते हैं, और फिर जो चार्जेस उनके थे, उन्होंने जो लगाए थे उनको सेट करते हैं, उनको सेट करने की बल्कि कोशिश करते हैं। उनकी वीकनेसेस को डिस्पाइट करके देखें तो मिल्टन जो हैं वो ग्रेट पोएट हैं इडियट की नज़र में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको किसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।